हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी। मेरा नाम है निखिल शर्मा। तो आज टॉपिक डिस्कस करने के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वन शॉट के स्पेशली। तो उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसका पीडीएफ कुछ दे दीजिए, नोट्स का, एमसीक्यूज़ का। तो वहाँ पे अपलोड करना कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें ना डिफ़िकल्ट हो जाती है, और कॉन्टैक्ट नंबर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो व्हाट आई हैव थॉट इज, मेरे पास कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो हम एक टेलीग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल हम बना रहे हैं, राइट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ऐप को। अगर आपके पास मोबाइल में नहीं, इट्स वेरी सेफ। व्हाट्सएप से तो बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा या मैसेज नहीं कर पाऊंगा। खैर, वो तो ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसमें तो मैं डालूंगा और दुनिया देखेगी, राइट। इट्स नॉट अ ग्रुप। सो उस चीज़ का तो दिक्कत है नहीं, इट्स वेरी सेफ। और उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा, एंड उसमें मैं कंटेंट डालता रहूँगा। एंड निखिल शर्मा टीयूसी चैनल पे तो पढ़ाते ही हैं, एंड सिंस एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑनलाइन, तो हो सकता है कि मैं दूसरे कोई प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाऊँ ऑनलाइन, राइट। एंड इफ़ आई एम गिवन एनी टॉपिक, आई विल गिव माई 100% इन इट। सो बहुत सारे समझदार को इशारा ही काफ़ी है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ ही गया होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं उस चैनल पे डालूँगा, राइट। तो ऐसा ना हो मैंने कोई वीडियो कहीं और पे बनाई है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, बट आप उस चैनल पे नहीं हो टेलीग्राम के और आपने वो वीडियो मिस कर दी, तो सो सॉरी फॉर दैट, राइट। तो मेक श्योर सबसे पहला काम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसमें आ जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड करके ब्रॉडकास्ट चैनल में आ जाइए। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक के बारे में। तो इसकी रिवीजन वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, तो रिवीजन प्लस एमसीक्यूज दोनों एक साथ हमने कंबाइन कर दिए। कलर, डाइपोल मोमेंट, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, ये सारी चीज़ें, और इन एलिमेंट्स को लाइन से कैसे याद रखें, कोड के साथ और इमेजेस के साथ, मैंने सब यहाँ पे दिया है, राइट। एंड यू गोना लव द कोड। जो मिमोनिक मैंने यहाँ पे दिए है आपको बहुत पसंद आएगा, राइट। सो अच्छे से अपने नोट्स निकालिए और इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा और एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके एवरीवन, सो शुरू करते हैं, राइट। सो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, रिविजन एंड एमसीक्यूज। सो तो क्या करेंगे इस पूरे लेक्चर में। पहला मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो पहले हम लोग डी ब्लॉक को कवर कर लेते हैं, फिर एफ ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमारा थियरी हो जाएगा उसी के साथ मैंने एमसीक्यूज भी अटैच किया है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, isn't it? दूसरा क्या है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई हो गया, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, एलॉय फॉर्मेशन हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कलर्ड आयंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, खैर ये तो डिटेल में कोऑर्डिनेशन में हमने कर ही लिया है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एसईपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो क्या सर ये सारी चीजें पढ़ेंगे? ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एंट्रेंस में आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ये रहा डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, 4 आपको पीरियड दिखाई दे रहे होंगे। सो इसको कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ये मेरा कोड है, आपके पास कोड नहीं था तो मेरा कोड ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। ये फर्स्ट रो को, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस को निकाल, सी यू इन जन्नत, राइट। वापस से मैं रिपीट करता हूं, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस को निकाल, सी यू इन जन्नत। क्लियर। अभी दूसरा वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा रोमांटिक है। ये जबरदस्त नवाब मोहब्बत में तेरे, क्या बोला मैंने, ये जबरदस्त नवाब मोहब्बत में तेरे, रू रो पड़ेगी आज चांदनी, रू रो पड़ेगी आज चांदनी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रो के बारे में। ला हफ्ता, क्या ला हफ्ता, वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। चलो मैं रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल।
लास्ट जो सीरीज है डी ब्लॉक का, इसका खैर आप लोग के पास कोड है तो बता देना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट और ये हमारे सिलेबस में इतना पूछते भी नहीं है, खैर नेग्लिजिबल है इसका डिस्कशन तो। सो ये आपके पास अगर कोई कोड हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ऑलराइट। बाकी फर्स्ट 3 रोज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बड़ा सिंपल है बच्चों, स्कैंडियम 21 बोला तो आपको क्या बोलना है, 3d1 4s2, दैट्स इट। 21 तो 3d1, 22 तो 3d2, 23 तो 3d3, 4s2 तो रहेगा ही रहेगा। अभी क्रोमियम के केस में यहाँ पे क्या लिखा है, 3d4 4s2, बट ये तो एक्सपेक्टेड है, बट ऑब्जर्व्ड क्या निकलता है, 3d5 4s1, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाता है। 25 है तो 3d5, 26 है तो 3d6, 27 है तो 3d7, 28 है तो 3d8। ना क्रोमियम के सॉरी कॉपर के केस में दिस इज एक्सपेक्टेड, बट ऑब्जर्व क्या है, 3d10 4s1, जिंक 30 है तो 3d10, क्लियर है। सो किस में 4s1 आ रहा है, सिर्फ क्रोमियम में एंड कॉपर में, बाकी सब में क्या है 4s2 है ना। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। एक और ये वाला भी अगर डोनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, +3, राइट। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग अटेन करते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। The most common oxidation state of 3D elements is +2 except scandium which shows +3 as the common oxidation state. नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से ना। इतने सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे। अब देखिए ये सबसे लोअर एनर्जी है 1s, फिर 2s2p, 3s3p, उसके बाद में 4s एंड 3d। ना 4s और 3d में जो एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है, बहुत ही स्मॉल है। मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर जंप कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं तो डोनेट भी तो किए जा सकते हैं ना। तो दैट्स द रीजन, जब भी एनर्जी डिफरेंस दो सब शेल में डिक्रीज हो या लेस हो तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आएगा, तो याद रखिएगा। वहां पे कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस लेस होगा वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बोला मैंने, 4s एंड 3d, ये कौन से सीरीज के लिए, 3d सीरीज के लिए, जो फर्स्ट है ना स्कैंडियम टाइटेनियम, उनके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। चलो तो पहला क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द एलिमेंट with the following outer orbital configuration may exhibit large number of oxidation state। अब देखिए आपने आंसर निकाल लिया वीडियो को पॉज करके, ठीक है बढ़िया। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहां से ये 2 डोनेट कर सकता है तो क्या हो जाएगा, +4। ये यहां से 2 और यहां से 3 करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, +5। ओके, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोल रहा है, ऑलराइट। तो 2 डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, +2, एक और किया तो +3, एक और किया तो +4। यहाँ पे 2 डोनेट किया तो +2, राइट, एक और कर दिया तो +3, फिर +4, फिर +5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, +2, +3, +4, +5। यहाँ पे +2, +3, +4, +5, +6, +7। ना अगर या तो सी आंसर हो सकता है या तो डी आंसर हो सकता है। देख के आ रहा है कि ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उन्हीं में है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 हो गया ना यहाँ पे, तो ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। तो अपना आंसर क्या हो गया, डी यहाँ पे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, क्या है, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाय दीज एलिमेंट्स। यस, दिखा सकते हैं ना, करेक्ट है। इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो बेसिक कैरेक्टर। अब देखो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक। वाई सो, क्योंकि देखो अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बोल दो +7, तो +7 तो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं आपको +3 दे दूं, +3, तो ये तो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा इन कंपैरिजन टू +7। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, वो एसिडिक होता है ना।
तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट दैट्स द राइट ऑप्शन। बात समझ में आई? तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इट विल बी मोर एसिडिक एंड नॉट बेसिक। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, थर्ड, 4 successive members of the first row transition elements are listed below with their atomic numbers. Okay, ठीक है. Which of the following is expected to have highest third ionization energy? Ionization energy क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का एनर्जी। अब देखिए, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, तो क्या हो जाएगा? 3d3 4s2। इसका है 3d5 4s1। इसका हो जाएगा 3d5 4s2। इसका क्या है? 3d6 4s2। तो पहले अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 3d3 बचेगा। तीसरा नहीं निकाला मैंने, 2 ही निकाला अभी तक। इसमें 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 3d4। इसमें 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 3d5। इसमें 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 3d6। अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड आयोनाइजेशन बोला है ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा तकलीफ किस में आएगी, ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, वो पूछा है। तो देखिए, फर्स्ट वाला मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 3 को पोलियो हो गया लगता है, 3d3। 3d3 में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि 3d4 में लगेगा, 5 में लगेगा कि 6 में लगेगा? क्या लगता है? 3d5 में ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि 3d5 ऑलरेडी स्टेबल है ना। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? मैंगनीज का ज्यादा होगा, दैट इज सी। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, डायरेक्टली फिफ्थ आ गया है। 4 आई थिंक वी हैव मिस्ड आउट, या 4 नहीं है, फिफ्थ आ गया यहाँ पे। फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, chromium, manganese, FeCO, the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following orders? ठीक है, अभी क्या है? क्रोमियम ना, क्रोमियम का क्या है? 3d5 4s1, अभी थोड़ी देर पहले किया हम लोगों ने। मैंगनीज कितना है? 3d5 4s2 है बच्चों, बराबर। और Fe कितना है? Fe 3d6 4s2। उसके बाद में क्या आता है? कोबाल्ट इज 27, 3d7 4s2। अब देखिए, +2 बोला है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3d4, ये हो जाएगा 3d5, ये हो जाएगा 3d6, ठीक है, ये हो जाएगा 3d7। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लग रहा है आपको? सबसे ज्यादा स्टेबल ये लग रहा है ना, मैंगनीज। तो अपने को ये पूछा ना, स्टेबिलिटी पूछा है, तो सबसे ज्यादा मैंगनीज है, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन में दिया है, बराबर कि नहीं? उसके बाद में क्या आ रहा है? Fe आ रहा है। Fe किधर है? Fe सर, वाई Fe इज मोर स्टेबल। अब देखो, आपने एमओटी थियरी पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में, बराबर। अभी देखिए, अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6। तो जब आप 6 फिल करते हो, 1 2 3 4 5 6, वो सबके सब पैड रहता है ना, तो पैड है और कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल होगा ना, बराबर कि नहीं? इसलिए Fe आया। सेम आप क्रोमियम और कोबाल्ट को भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, 6 की तरफ बढ़ते हैं। Among the following series of transition metal ion, the one where all metal ion have 3d2 electronic configuration. क्या क्या दिया है? टाइटेनियम दिया है। टाइटेनियम क्या है? साइंस टीचर, तो 22 होता है वो, मतलब 3d2 4s2। क्लियर? साइंस टीचर वेरी क्रूअल 23, 3d3 4s2। क्रूअल 3d5 4s1। Mn 3d5 आगे क्या आएगा? 4s2। क्लियर? अभी सब लोग अपने 3d2 स्टेट में होना चाहिए। तो अभी देखो, अगर टाइटेनियम को 3d2 में बनाना है तो टाइटेनियम क्या होना चाहिए? टाइटेनियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना, तो 3d2 बच जाएगा, तो +2 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अगर इसमें वैनेडियम होना चाहिए +3, क्योंकि 3d2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा ना। ये हो जाना चाहिए क्या? क्रोमियम कितने निकालने पड़ेंगे? 3 4 +4। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? टाइटेनियम +2। अरे सर, एक ही ऑप्शन में है, दैट इज डी। क्लियर है कि नहीं?
तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कलर्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां पे आई टेल यू द रीजन कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर दिखाते क्यों है। चार रीजन होता है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, डब्बे में ऐसा अकेला एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर अकेले डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगा, राइट। नेचर ऑफ लिगैंड, ओके, नेचर ऑफ लिगैंड के वजह से भी अलग अलग लिगैंड अलग अलग कलर दिखाता है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द मेटल आयन। तो ये चार टॉप रीजंस है जिसके वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर दिखाते हैं। एक और रीजन आता है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है। ऑलराइट, तो ये चार रीजन आप लोग नोट डाउन करिएगा। अभी व्हाट इज डी ट्रांजिशन, देखो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। नाउ ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ऑलरेडी पड़ा है, नीचे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड आ जाएगा, ऊपर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिविजन में वीडियो में मैंने ये सब कुछ बताया है। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगा ये एक्साइट हो जाएगा भाई साहब, और कुछ एनर्जी जब वापस से आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, वही एनर्जी वही वेवलेंथ हमारे आंखों में जाती है और हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। एक कलर एब्जॉर्ब करता है, दूसरा कलर एमिट करता है, और वही कलर हमें दिखाई देता है। क्लियर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत ही जरूरी है ना। कलर ड्यू टू लिगैंड एंड ज्योमेट्री। अब देखिए, कॉपर को आप पानी में डालो तो वो हाइड्रेट हो जाता है। तो ये देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 6 लिगैंड है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो वो टाइम पे कलर क्या आता है, ब्लू। अगर आप थोड़ा सा इसमें HCl डाल दो तो इंस्टेड ऑफ वाटर यहाँ पे लिगैंड क्या हो गया, Cl, 4 ही लिगैंड है, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गया यहाँ पे, और कलर क्या हो गया यहाँ पे, येलो हो गया। तो लिगैंड एंड ज्योमेट्री दोनों यहाँ पे कवर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने क्या बोला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत ही जरूरी है कलर दिखाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट स्टिल इट इज कलर्ड। सर ऐसा कैसे, अभी तो बोला आपने अनपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। अब देखो ध्यान से, KMnO4 कलर्ड होता है कि नहीं होता है, होता है ना। कौन सा, पर्पल कलर, वायलेट कलर आप बोलते हो। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। Mn का क्या होता है, 25 होता है ना, तो क्या होता लिखते हो आप, 3d5 4s2। तो Mn+7 में क्या होगा, कंगाल हो गया ना वो तो, 3d0 4s0। सर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड, तो भी कलर्ड है, तो यही तो तेरा आंसर है। ऐसा कैसे सर, बताता हूं। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। थोड़ा सा थियरी है, पढ़ लेते हैं। MnO4 minus has intense purple color in solution due to what is the reason, charge transfer। अब ये क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा, डोंट वरी। in MnO4 minus and electrons momentarily, तो मतलब थोड़े टाइम के लिए, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ काइंड ऑफ लिगैंड, to metal, thus charging O-1 to O0 and reducing the oxidation state of Mn+7 to Mn+4। और ये सारे और एग्जांपल्स है। क्या होता है ना बच्चों, देखो KMnO4, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, MnO4-, इसका कैसा होगा स्ट्रक्चर, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा O-। क्लियर। तो यहां पर इसके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। Mn क्या है, Mn क्या हो गया यहाँ पे, Mn+7 3d0 एंड 4s0। D में कितने डब्बे होते हैं, 1 2 3 4, अरे कुछ ज्यादा बन गए, इसको हटा देता हूँ फिर, ठीक है, 5 डब्बे होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये जो ऑक्सीजन है कुछ टाइम के लिए अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है Mn को दे देता है। मतलब Mn के पास यहाँ पर एक यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, चलो अलग से बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे डब्बे हैं 1 2 3 4, और राइट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो अभी क्या हो गया, ये Mn+6 हो गया, दैट इज 3d1। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, मतलब एक चार्ज को ट्रांसफर किया, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। बराबर कि नहीं। आप K2Cr2O7 जो ऑरेंज कलर का कंपाउंड है वो भी इसके वजह से ही कलर्ड है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो सर मोमेंटरली होता है तो कलर आना जाना चाहिए, दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा ऐसा नहीं है ना, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल एक साथ काम करता है,
इसलिए आपको कलर दिखाई देता है। डन, समझ में आ गया चार्ज ट्रांसफर? बढ़िया। तो कौन चार्ज किसको दे रहा है? ऑक्सीजन जो है किसको चार्ज दे रहा है? Mn को चार्ज दे रहा है। लिगैंड इज गिविंग टू द मेटल। तो चलो ये तो आपके लिए चना मूंगफली ये वाला क्वेश्चन। द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, डेफिनेटली चार्ज ट्रांसफर ए हो सकता है, डीडी ट्रांजिशन नहीं आएगा, सी हो सकता है, ये डी वाला नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मेटल से लिगैंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है और लिगैंड से मेटल, सही कौन सा है? लिगैंड से मेटल, तो ए नहीं आएगा। व्हाट इज योर राइट आंसर? योर राइट आंसर इज सी। डन, बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ता है। The aqueous solution containing which of the following ion will be colored? या सॉरी कलरलेस बोला है। ओहो हो, कलरलेस, अभी तो सत्यानाश हो जाता। कलरलेस बोला है, ठीक है। तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलरलेस होगा। टाइटेनियम क्या होता है? साइंस टीचर, टाइटेनियम इधर नीचे लिख देता ना, टाइटेनियम 22 होता है, 3d2 4s2। यहाँ पे +3 बोला है, मतलब ये कंगाल तो नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा, तो ये अपना आंसर नहीं है। बी में देखता है, Mn+2, Mn+2 क्या होगा? 3d5 होगा। अरे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। स्कैंडियम देखता है, साइंस टीचर, साइंस ना, 3d1 4s2। ओहो, अगर +3 हो गया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, कंगाल हो जाएगा, मतलब ये कलर नहीं दिखाएगा, तो सी इज अवर आंसर। बात समझ में आ रही है? कलरलेस बोला है तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अपने को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले उनका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर साइज लाइज बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस से छोटा, पी से बड़ा। क्लियर? जनरली द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अभी यहाँ पे क्या है? एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम देखता है। स्कैंडियम टू क्रोमियम क्या है? 162, फिर 147, 134, 127। चलो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद में देखता है Mn, देखो 126, 126, 125, 124, 124, ऑलमोस्ट सेम। फिर अचानक से आप देखोगे तो जिंक में इंक्रीज हो गया। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, नहीं पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर अगेन इंक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, शील्डिंग इफेक्ट एंड एटॉमिक साइज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब देखो, इनिशियली डी में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो इनिशियली किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर इफेक्ट अगर ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इनिशियली कौन सा इफेक्ट ज्यादा है? न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है। तो सर बीच में क्या हो गया? बीच में न्यूक्लियर चार्ज तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा ना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता रहेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों अपने इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? नलिफाई कर रहे हैं, इसलिए साइज ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। तो सर जिंक में क्या हो गया? जिंक में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 हो जाता है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भर गए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, इसके वजह से साइज इंक्रीज हो गया। तो याद रखना, पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर अचानक से इंक्रीज, और रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एट द एंड वही रीजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अमेजिंग। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? अगर किसी सॉलिड के जो छोटी छोटी जगह है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यहाँ पे कोई छोटे एटम्स आ गए, राइट, फिट बैठ गए, तो इनको हम लोग बोलेंगे interstitial compounds, trapped atoms. Now transition metals form large number of interstitial compounds. Small atoms such as क्या क्या आ सकते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन ऑक्यूपाई दी एम्प्टी स्पेसेस। तो ऐसा क्या होता है उनके प्रॉपर्टी में चेंज? क्या लिखा है? दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। एग्जाम्पल स्टील। स्टील एक्चुअली है क्या? प्योर आयरन लोगे तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। उस आयरन के अंदर आप कार्बन घुसाड़ते हो, कार्बन छोटी छोटी जो गैप्स होती है ना उसमें जाके फिट हो जाता है, तो वो स्टील बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। क्लियर? सो स्टील इज अ काइंड ऑफ एलॉय आप बोल सकते हो,
विच इज हैविंग नॉन मेटल, नॉन मेटालिक एलॉय। मेटल क्या है? आयरन, और उसके अंदर नॉन मेटल कार्बन डाल दिया है। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, बट ऑब्वियस हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। शोज कंडक्टिविटी लाइक दैट ऑफ प्योर मेटल, कंडक्टिविटी ना ज्यादा इंक्रीज होता है ना ज्यादा डिक्रीज होता है। एक्वायर केमिकल इनर्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन पहले बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, अभी स्टेनलेस स्टील नहीं करेगा। आपके घर पे अगर लोहे के बर्तन है क्या? नहीं, आपके घर पे स्टेनलेस स्टील के बर्तन ज्यादा होंगे क्योंकि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ना नोट द एड्सॉर्प्शन ऑफ H2। आपने हमेशा रिडक्शन रिएक्शन में देखा होगा, जब भी आपको H2 गैस चाहिए आप एरो के ऊपर क्या लिखते हो? रेन निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड रहती है। उस एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? गैस अगर मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन। मैं अगर फास्ट हूँ स्टूडेंट्स तो आप प्लीज वीडियो स्लो करके देख लेना, वन शॉट वीडियोस में आई हैव टू बी फास्ट। हाँ चलिए, तो आंसर दीजिए अभी इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट? सोच लो क्या आंसर होगा। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, यस बराबर बोल रहा है, अपने को तो इनकरेक्ट पूछा है। मच हार्डर बराबर बोल रहा है। हाई मेल्टिंग पॉइंट बराबर बोल रहा है। केमिकली रिएक्टिव ये गलत बोल रहा है, तो ये अपना ऑप्शन है। केमिकली रिएक्टिव नहीं है, केमिकली इनर्ट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। देखो कैसा होता है कि 1 घंटे की वीडियो पूरी देखना, राइट, विथ फुल फोकस, नोट्स बनाना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप देखो ना, सक्सेस इसी में ही है। एक स्टूडेंट की सक्सेस क्या है? आपको बंदूक लेके बॉर्डर पे तो नहीं जाना है। आपका जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल क्या है? बोरियत आ रही है, मन कर रहा है कुछ मूवी देखूं, मन कर रहा है बाहर जाऊं, छोड़ू, बट तो भी मन को कंट्रोल करके आप एक जगह पे बैठे हो, अपने आप को थोड़ा सा पनिश करके बैठे हो। दैट इज द स्ट्रगल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। गेटिंग माई पॉइंट? वाई बिल गेट्स इज बिल गेट्स? वो दिन भर अपने कमरे में किताबें पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। he's good in softwares, right, Microsoft, but if you know, उनको पूरी दुनिया का नॉलेज है। कौन से कंट्री में क्या पॉलिटिक्स है, कौन से कंट्री में कौन सा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हर एक चीज का नॉलेज है, राइट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जो उनका मेन फील्ड था उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो अभी एट प्रेजेंट पूरी दुनिया का नॉलेज न लेते हुए आपको क्या करना है? आपके हाथ में क्या है? जो आपका 12th स्टैंडर्ड का स्टडीज है, जो एंट्रेंस है, उसमें एक्सेल करना है, उसके बाद में दुनियादारी देखी जाएगी। क्लियर? सो दैट्स द स्ट्रगल। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। एलॉयज में क्या होता है? पूरी, अगर सपोज ये एक मेटल है तो इसी के जगह पे इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा मेटल आ जाता है, राइट, इसको बोलते हैं एलॉयज। तो कोई भी मेटल को सर मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, वो मेटल का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए ना, तो ही तो एक पता चला एकदम छोटा है दूसरा बड़ा है तो इंटरस्टिशियल बन जाएगा ना। तो एलॉयज में साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। क्या बोल रहा है एलॉयज में? Alloys are homogeneous solid solution of 2 or more metals obtained by melting the components and then cooling the melt। तो सर एटॉमिक साइज आपने बोला सेम होना चाहिए, बट एकदम सेम वाला तो मिल नहीं सकता ना, तो थोड़ा तो डिफरेंस चलेगा ना। हाँ चलेगा सर, कितना चलेगा? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नॉट मोर देन 15%। 15% से ज्यादा एटॉमिक साइज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो एलॉय बराबर नहीं बनेगा। As transition metals have similar atomic radii and other characteristic, they form large alloys very rapidly। Very important क्वेश्चन आ सकता है ना कि ट्रांजिशन मेटल्स इतने सारे एलॉयज क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है और केमिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है। Alloys are harder and have high melting point, more resistant to corrosion, right। बहुत कॉमनली यूज होने वाला जो एलॉय है दैट इज फेरस एलॉय। नाउ ब्रास और ब्रॉन्ज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ब्रास क्या है? कॉपर एंड जिंक, और ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर एंड टिन। क्लियर? कहां गया भाई नेक्स्ट स्लाइड? वेयर इज माय कर्सर? नेक्स्ट, ओह, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ गया है। सो म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। इसके क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी किए। नाउ 2.3 ऑलमोस्ट इक्वल टू 3,
3 का स्क्वायर क्या 9, मतलब यहां पर अपने को 9 आंसर आना चाहिए। तो ऐसा क्या वैल्यू ले, 9 नहीं 8 आएगा ना, 8 आएगा 8। तो अगर मैं इसको 2 लूं, 2 + 2 लूं तो हो गया ना √8 हो गया ना। √8 इज इक्वल्स टू व्हाट 2.83। तो n इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 2 है। टाइटेनियम साइंस टीचर 22, तो क्या हो जाएगा 3d2 4s2। तो अगर इसको हम 3d3 बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, नहीं तो ये अपना आंसर नहीं होगा। बी निकल देखता है, निकल क्या होता है 28, 3d8 4s2। तो अगर निकल +2 इसको हटा दें तो 3d8, 2 अनपेड बचेंगे ना, यस बी इज अवर आंसर। समझ में आएगी नहीं, मैं वो डब्बा डब्बा नहीं बनाया मैंने। आई होप ये बहुत इजी आपको समझ में आ गया है। ओके, क्योंकि रिवीजन भी करना है, एमसीक्यू भी करना है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो जो चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट के प्रिपरेशन के बारे में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पायरोल्यूसाइट और, याद रखिएगा किससे प्रिपेयर करते हैं, पायरोल्यूसाइट और। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू पोटेशियम मैंगनेट। क्या करना है, हम बेस डाल रहे हैं KOH एंड ऑक्सीजन। अगर KOH खत्म हो गया तो पोटेशियम कार्बोनेट भी डाल सकते हो। क्या मिला आपको, K2MnO4। KMnO4 नहीं मिला, क्या मिला, K2MnO4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। अपने को कहां पर जाना है, +7 में जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज करो, क्योंकि +6 से +7 जाना है ना, तो ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डालो या तो क्लोरीन डालो। याद रखना, पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम पर मैंगनेट में जाना है आपको, तो क्या डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड या तो क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी आप कर सकते हो। Now this is very important. What is the action of KMnO4? एसिडिक मीडियम में what happens, +7 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास क्या हो जाता है, मोलार मास डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना, कौन किस में कन्वर्ट होता है। I- गेट्स कन्वर्टेड इनटू I2, कार्बोक्स अपना ऑक्सैलेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड सो ऑन। न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, +7 से +4 बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलार मास डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। नाउ इसमें I- किस में कन्वर्ट हो रहा है, IO3- में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, काम वाम समझ गए कैसे काम करता है ये, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, KMnO4 इन बेसिक मीडियम इज रेड्यूस्ड टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया, किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, MnO2 में। तो कहां पर है MnO2, ये रहा MnO2 यहाँ पे छुपा हुआ है, तो C इज अवर आंसर। डन। KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय K2MnO4, बोले तो जो सेकंड स्टेप वाला पोटेशियम मैंगनेट है, एज पर द रिएक्शन। द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH- बाय एडिंग। तो इसमें पोटेशियम मैंगनेट में ऐसा क्या ऐड करें कि पोटेशियम पर मैंगनेट मिलेगा, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, या तो CO2 या Cl2। CO2 आ गया ना, बी इज अवर आंसर। सिंपल था, ये बच्चों को पढ़ के बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अगर आपको प्रिपरेशन के स्टेप्स पता है तो ये बड़ा इजी है आपके लिए। अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। सो लेट्स सी पोटेशियम डाइक्रोमेट में व्हाट डू वी हैव। तो सबसे पहले यस, प्रिपरेशन है। सो प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और, दैट इज FeCr2O4 थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। अब सर आपने क्रोमाइट और FeCr2O4 बोला है, बट यहाँ पे क्या यूज कर दिया आपने, FeO.Cr2O3। आर दे डिफरेंट, नो। आप इसको स्प्लिट करो या इसको कंबाइन करो, देखो Fe 1 है, Cr 2 है और 4 ऑक्सीजन, सेम ही तो है। फेरोक्रोम इसको बोल सकते हो। इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, ऑक्सीजन डाल दिया, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, साथ में क्या बन गया, Cr2O3 बन गया, क्रोमियम ऑक्साइड। अब आपको क्या डालना है, इसको धोना है अच्छे से। धोना मतलब सर वॉशिंग सोडा डालोगे, Na2CO3, और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस बबल करो,
तो आपको क्या मिलेगा, येलो कलर का आपको, अरे येलो हट गया ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं येलो आपको फिर दिखेगा ही ना, हाँ अभी बराबर है। येलो कलर का क्या मिल रहा है, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट मिल रहा है आपको, डाइक्रोमेट नहीं है अभी तक, क्रोमेट आया। अपना मकसद क्या है, अपना मकसद है K2Cr2O7। अभी तक पोटेशियम मिला नहीं है, पोटेशियम के बदले सोडियम है, अपने को 2 क्रोमियम चाहिए, अभी तक एक ही क्रोमियम है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इंटू सोडियम क्रोमेट इंटू सोडियम डाइक्रोमेट। कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर एसिड फेंक के मारो। ये देखो जो येलो कलर का मिला है उसके ऊपर एसिड फेंक के मारो तो आपको क्या मिल गया, डाइक्रोमेट मिल गया ना। बट अभी तक ये सोडियम है, इसको पोटेशियम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, HCl डाल दो सिंपल सा, आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे 3 स्टेप है, KMnO4 में सिर्फ 2 स्टेप था, यहाँ पे कितने स्टेप है, 3। नाउ हाउ डज दिस कलर चेंज, हाउ डू दिस कलर चेंज आएगा, ऑलराइट, ग्रामेटिकल मिस्टेक। इन एक्वस सोल्यूशन डाइक्रोमेट आयन एंड क्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। देखो डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या है, कलर क्या है, ऑरेंज है, क्या है, ऑरेंज। और क्रोमेट का कलर क्या है, येलो। अब ये देखो ये एक पूरा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन के अंदर। तो सर मुझे येलो कलर दिखाई देगा कि येलो कलर दिखाई, ऑरेंज कलर दिखाई देगा कि येलो कलर दिखाई देगा, डिपेंड करता है आप उसके अंदर एसिड डाल रहे हो कि बेस डाल रहे हो, सोल्यूशन का पीएच क्या रख रहे हो। इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम मतलब आपने बेस डाला है, क्या डाला है, बेस। तो रिएक्शन क्या करेगा, उसका उल्टा, वो एसिड बनाएगा। एसिड कैसे बनाएगा, अगर वो राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में गया तो क्या कलर आएगा, येलो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्यूशन इज येलो। अगर आपने एसिडिक मीडियम बनाया तो रिएक्शन एसिड को डिक्रीज करेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, उस चक्कर में क्या कलर आएगा, ऑरेंज। अब मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, ऑरेंजेस आर एसिडिक, बात बराबर है कि नहीं, संतरे एसिडिक होते हैं ना, अरे सिट्रिक एसिड वगैरह होता है उसके अंदर, राइट। तो एसिडिक सोल्यूशन लिया तो कलर क्या आएगा, ऑरेंज। ये देखो एसिडिक लिया तो ऑरेंज, ये शॉर्टकट है, ये मैं ऐसे याद रखता हूँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, ये सब भूल जाता है, बट ये ऑरेंज है सर एसिडिक, ये हमें याद रहेगा, बराबर। स्टोरीज स्टिक, हाउ टू इंप्रूव मेमोरी, whatever you study put that in a story, whatever you study put that in a story। बहुत सारे जीनियस लोग हैं जिनको 1000 नंबर्स देते हैं, 2 के बाद 3 4 9 10, वो मेमोराइज करके लाइन से कौन से नंबर के बाद क्या था सब बता देते हैं। क्यों, वो हर डिजिट को एक आइडेंटिटी दे देते हैं और सबको स्टोरी को जोड़ते जाते हैं। खैर मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट जब भी आपको चीजें याद रखनी है, मेमोरी इंप्रूव करनी है, तो आप स्टोरीज बनाइए। क्यों, देखो अगर आप यहाँ से कॉलेज, घर से कॉलेज जाते हो, हर रोज जाते हो, अगर मैं आपको बोलूं बताओ किसी एक पर्सन का पूरा क्या क्या कपड़े पहने, तो उसने कौन से कलर का शर्ट, कौन से कलर का ट्राउजर, तो आप बता नहीं पाओगे। बट अगर किसी दिन एक आदमी पत्ते पहन के खड़ा है रोड पे, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, बिकॉज वो समथिंग अनयूजुअल है। तो व्हेन यू स्टडी और जब आप स्टोरीज डालते हो कुछ अलग सा, तो दिमाग याद रखता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, नाउ ये क्लोराइड के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। आप इसके अंदर क्या डालते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपको रेड कलर के फ्यूम्स दिखते हैं, किसके, क्रोमाइल क्लोराइड के, CrO2Cl2। तो याद रखिएगा ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इटार्ड रिएक्शन में भी हमने CrO2Cl2 को यूज किया था। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, लैंथेनाइड सीरीज के बारे में। क्या क्या है इसके अंदर एलिमेंट, सीरियम, प्रासियोडीमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थोलियम, यटरबियम, ल्यूटेटियम। ऐसा लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहा हूं मैं देखिए कैसे याद रखना है, सिंपल है यार। इसका CEPR NDPM ये सब है ना। सेलिना, क्या बोला मैंने, सेलिना, सेलिना प्रीति, ओहो 2 लड़कियां, एंड पमेला, ओहो पेमेला, पमेला याद है कि नहीं, राइट। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाऊंगा, डोंट वरी। सेलिना प्रीति एंड पमेला की, सैम की, ओहो सच अ लकी गाय, सैम, 3 लड़कियां एक साथ, सैम की यूरोपियन गाड़ी में, ओहो तबियत ढीली हो गई, और तो 3 लड़कियों की तबियत ढीली हो गई सैम के यूरोपियन गाड़ी में, और तुमने येलो से, अरे रे रे, येलो से ब्लू कर दिया,
सेलिना क्या है? सी। प्रीति क्या है? पीआर। एंड क्या है? एनडी। पमेला क्या है? पीएम, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखो। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सेलिना, प्रीति एंड पमेला की सैम की यूरोपियन गाड़ी में, हु इज, अरे कहां गया, हु इज सैम, हु इज सैम, ये रहा सैम। सैम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुमने येलो से क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। राइट? तो आई हैव पुट सम इमेजेस जो आप भूलोगे नहीं कभी। सर ने 3-3 लड़कियों के, वैसे मैं जब गूगल किया तो बहुत सारे इमेजेस थे, बट मुझे बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ा, नहीं तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पता चला वीडियो बंद करके कहीं और चले गए। बराबर? सो आई हैव सेलेक्टेड सम डिसेंट इमेजेस, राइट? चलिए, बट सर बोल बोल रहे सर क्या बोल रहे हो आप? ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्या है? लैंथेनाइड में दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेफरेंशियल फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, इसलिए इनको 4f सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। n-2f orbitals, that is 4f, and n-1, that is 5d. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। देखो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, 4, 5, 6, ये नंबर याद रहेंगे, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और एफ डी याद रखता हूँ, एफ डी। एफ डी बोले तो फिक्स डिपॉजिट, और बहुत सारे एफ डीज, बहुत सारे एफ डीज। तो 4F, 5D, 6S, ऐसे याद रखता हूँ। तो देखो अभी नीचे एक्टिनाइट्स में क्या आएगा? 5, 6, 7 आएगा, उसमें भी एफ डी एस होएगा। 5F, 6D, 7S, इस तरीके से मैं याद रखता हूँ। क्लियर? चलो, तो इनके इलेक्ट्रॉन, जैसे हम 3D में आर्गॉन लिखते थे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिखते हैं? जेनॉन लिखते हैं। ओके, तो जेनॉन, अभी जैसे यहाँ पे क्या है? लैंथेनम, लैंथेनम 57 है, इसका क्या है? 5D1, 6S2। Now look at these electronic configuration, amazing. Now this is what you expect कि 4F1 होगा, 5D1 होगा, बट होता क्या है? 4F2, 5D0। आप देखो तो सब जीरो है एक्सेप्ट लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम। लैंथेनम को तो जाने दो, ये दो इंपॉर्टेंट है, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम, इनका क्या है? 5D1, 5D1, बाकी सब में 5D0 है। क्लियर? तो दो को याद रखना, गाड़ी एंड ल्यूटेटियम। ओके, येलो से ब्लू, ब्लू ब्लू था ल्यू, ओके ब्लू, येलो से ब्लू कर दिया तो गाड़ी में ब्लू, याद रखिएगा। क्लियर? तो इन लैंथेनाइड the last electron enters in the 4f, okay, 5d orbital, all right, ठीक है। तो ये थियरी है जो मैंने एक्सप्लेन किया, वही है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. The general stability of +3 oxidation state is due to loss of 2 6s2 electron and 1 5d1 electron या 4f electron। देखो, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एफ से। एफ से निकल सकता है या डी से निकल सकता है, या तो डी से निकल सकता है। क्लियर? चलो आगे क्या लिखा है? सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आल्सो एग्जिबिट +2 एंड +4, but these states are not as stable as +3. +3 state exhibited by lanthanum, gadolinium, lutetium is due to extra stability of empty completely half filled orbital। देखो किधर गया? इसमें क्या है? इसमें क्या है? एम्प्टी, इसमें क्या है? हाफ फिल्ड, और इसमें क्या है? कंप्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। बात समझ आ रही है? नाउ क्या लिखा है? अलॉन्ग विथ +3 अदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 इज आल्सो एग्जिबिटेड। एग्जांपल दिया है, यूरोपियम, यटरबियम कैन एक्वायर +2 स्टेट एज इट प्रोवाइड्स देम विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। Ce+4 आयोन इज स्टेबल, तो सीरियम +4 भी होगा और वो स्टेबल होगा। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा है प्लस यूरोपियम +2 एंड यटरबियम +2 आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा एसिडिक होता है और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या बोला मैंने? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है तो ज्यादा क्या होता है? वो एसिडिक होता है और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वही तो है ना यार, यहीं पे वही तो लिखा है। ओवरऑल लैंथेनाइड्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स, याद रखिएगा, दे आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स है ना, डोनेट करेंगे।
तो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने मेंशन किए यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं इसको। सीरियम इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट पूछा है। सीरियम +4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सीरियम का सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। The +3 oxidation state of cerium is more stable than +4 oxidation state. लैंथेनाइड्स में +3 ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो एक्सेप्टेबल आंसर है। +4 oxidation state of cerium is not known. ऐसा कैसे? अभी तो हमने पढ़ा सीरियम +4 एग्जिस्ट कर सकता है, ऊपर भी तो लिखा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है, और मैं ज्यादा फास्ट भी नहीं हूं, फास्ट हो तो स्लो कर लेना। द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन याद रखो क्यों होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। क्या? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अभी उसके वजह से क्या होता है? एक तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है? केमिकल ट्विन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं केमिकल ट्विन्स? 4D एंड 5D सीरीज में। 4D सीरीज का क्या था? ये जबरदस्त, नवाब, मोहब्बत में तेरे, याद है? और नीचे क्या था? ला, हफ, ता, वरना, रे। तो उसके वजह से क्या हो रहा था? जिरकोनियम एंड हाफनियम का एटॉमिक साइज सेम हो जा रहा था, नायोबियम एंड टैंटेलम का साइज सेम हो जा रहा था। तो देखो जिरकोनियम एंड हाफनियम आंसर आएगा। जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट द सेम एटॉमिक साइज, तो अपना आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर? तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, मेरा कोड याद रखो, ये जबरदस्त नवाब और उसी के नीचे ला हफ्ता लिखो, केमिकल ट्विन्स मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आज के पीपीटी में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ज्यादा पूछा है ना। चलो बढ़िया। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ मेंबर्स विथ इंक्रीज इन, हाँ बराबर लिखा है, बराबर बोल रहा है। All the members exhibit +3 oxidation state. बराबर है +3. Because of similar properties, the separation of lanthanoid is not easy. Acceptable answer है. Availability of 4f electrons results in the formation of +4 state for all the members of the series. तो इसमें तो फोर्थ वाला ही इनकरेक्ट है ना। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है ना। एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, बराबर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ +4 स्टेट, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वुड बी डी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, वापस से इनकरेक्ट। D block elements shows regular and erratic chemical, irregular and erratic chemical properties among themselves. D block elements ना, chemical properties, हाँ chemical properties में changes आ सकते हैं इनके। Lanthanum and lutetium have partially filled d orbitals and no other partially filled orbitals. Okay, चलो चेक करें। ये बोल रहे हैं सिर्फ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल से, बाकी कोई नहीं है लैंथेनम एंड ल्यूटेटियम में। तो कहां गया अपना वो स्लाइड? लैंथेनम में ओके बराबर है, लैंथेनम में 5d1 है और ल्यूटेटियम में भी 5d1 है, तो पॉइंट तो बराबर है उसका। किधर गया भाई? हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लैंथेनॉइड्स इज वेरी सिमिलर। ऑलराइट, 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स, हाँ यहां पे पकड़े गए ना ये लोग, डी के बराबर नहीं है। देखो इक्वली शील्डेड नहीं है, ये जो 5f है ये बहुत ज्यादा क्या दिखाता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि देखो जैसे जैसे साइज बड़ा होता है शेप डिफ्यूज होता रहता है। बात समझ में आ रही है? शेप डिफ्यूज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज होता है, तो दे आर नॉट इक्वली शील्डेड। क्लियर? सो 17 का आंसर क्या आ गया? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, 18 आई थिंक नहीं है, 19 आया है डायरेक्टली। Knowing that the chemistry of lanthanoids is dominated by its +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect? All right, देखते हैं। Because of the large size of Ln3
that is lanthanoids, the bonding in its compound it predominantly ionic in character. हाँ, अगर साइज ज्यादा है तो जल्दी स्प्लिट हो जाएगा ना आयोन्स में, तो वो तो आयोनिक होगा. Ionic size of lanthanoids decreases in general with increasing atomic number. बात तो बराबर है. Lanthanoids 3 compounds are generally colorless. हाँ, वो लोग कलरफुल कंपाउंड्स दिखाते हैं यार वो लोग, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. जैसे ये देखो, समेरियम, यूरोपियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, कलर्ड कंपाउंड्स दिखाते हैं ये लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक्टिनॉइड्स, ज्यादा कुछ नहीं है वैसे इसमें. They belong to second inner transition series in which electrons enters in 5f orbital from thorium to lawrencium. क्लियर. तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे लिखा है. एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रादर. आगे बढ़ता है. अब देखो, थोरियम है, प्रोटैक्टियम है, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम. कैसे याद रखे? TH, PA, U, NP. देखो, इसके पहले थोरियम के पहले क्या आएगा? एक्टिनियम आएगा ना, तो उसके लिए मैंने AC लिख दिया यहाँ पे. क्या? AC. कैसे याद रखेंगे? थोरियम के लिए था AC, था पड़ा, AC था पड़ा उन पर, किसी के ऊपर तो पड़ा था, उन पर, पुरानी अमेरिकन कंपनी का. बाकी थे सीलिंग फैन. मतलब AC था, पुराना था, और बाकी सब क्या थे? सीलिंग फैन थे. ऐसी फैमिली मिडिल क्लास, नो लड़की राजी. घर में AC भी खराब है, सिर्फ सीलिंग फैन है, गर्मी में मर रहे लोग, तो घर में कोई लड़की नहीं आएंगी. बराबर. तो देखो क्या बोला मैंने? AC था पड़ा उन पर, पुरानी अमेरिकन कंपनी का, बाकी थे सीलिंग फैन, ऐसी फैमिली मिडिल क्लास, नो लड़की राजी. बात समझ आ गई? राइट. सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना कर लीजिए इसको. राइट. आगे बढ़ता है ना. थोरियम एंड यूरेनियम मेटल्स आर नेचुरल. राइट. थॉर इज नेचुरल, याद रखिए. ऑलराइट. यूरेनियम आर नेचुरल. Neptunium and successive heavier elements are produced synthetically by transforming of naturally occurring elements by nuclear reaction. Elements having atomic number heavier than uranium, that is 92, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. तो यूरेनियम के बाद जो है उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना डेफिनेट नहीं है, पढ़ने जाओगे तो आप पगला जाओगे. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है. कॉम्प्लेक्स नेचर जनरली आप ये फॉलो कर सकते हो. +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या पढ़ना है बच्चों? लाइक लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ 5f6d7s सबशेल. मैंने आपको बोला था ना, लैंथेनॉइड्स में क्या नंबर थे? 4, 5, 6 FDs, ऐसे याद रखने बोला था ना. और एक्टिनाइड्स के लिए क्या है? 5, 6, 7 FDs. क्लियर? तो आ गया ना ये FDs. एक्टिनाइड्स एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड्स ना. इसका रीजन पूछा जा सकता है. ऐसा क्यों? वेरी स्मॉल गैप बिटवीन 5f 6d एंड 7s. मतलब ये जो 3 ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं बड़े ही आसानी से. क्लियर है कि नहीं? चलो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट से. खैर, इसके क्या बोल रहा है? लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय एक्टिनॉइड्स देन दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स. व्हाट इज द मेन रीजन? ऑप्शन ए, 4f ऑर्बिटल्स मोर डिफ्यूज देन 5f. 4f is not diffused, 5f is more diffused. तो ये गलत है. लेजर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d. अपने नंबर क्या है? 5, 6, 7 FDs. तो 5f एंड 6d लेजर एनर्जी डिफरेंस. बात तो सही बोल रहा है ना, तो ये तो अपने को सही लग रहा है. मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, नहीं, ये गलत है. मोर रिएक्ट नहीं, रिएक्शन का क्या लेने देना है यहाँ पे. तो अपना आंसर क्या हो गया? सही, बी. समझ में आया? तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, वहां पे क्या रखना है याद? 5, 4, 5, 6, और यहाँ पे 5, 6, 7 और FDs. Actinoids exhibit more number of oxidation state in general than lanthanoids. This is because, अरे वापस से आ गया.
5f ऑर्बिटल्स आर मोर बरीड, बरीड मतलब अंदर घुसा हुआ है, आई डोंट थिंक सो. There is a similarity between 4f and 5f orbitals in their angular part. Oh, I don't think so. The actinoids are more reactive. Reaction का क्या लेना देना है? 5f orbitals extend farther from the nucleus. हाँ, ये बात जम गई. 5f जो है न्यूक्लियस के बहुत दूर है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? डी. क्लियर? तो देखो, मैंने थियरी भी पढ़ाया, साथ में एमसीक्यूज भी करवाया. आई होप इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा. आई होप, राइट? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. ऑलराइट, सो गाइस, दिस वाज वन शॉट रिवीजन एंड एमसीक्यू ऑफ डीएनएफ ब्लॉक. एंड बहुत जल्द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोस भी आने वाली है. सो आप नए व्यूअर्स हैं तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैंने बनाई हैं, जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा. एंड टिल देन यार, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए. ऑलराइट, मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.